आज हम यहाँ पर सरल रेखा में गति पढ़ेंगे। कई बुक्स में इसको सरल रेखीय गति के नाम से भी पाठ का नाम दिया होगा। तो हम जानते हैं कि संसार में प्रत्येक वस्तु गतिशील है। कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिनकी गति को हम प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं और कुछ गतियों को हम अनुभव करते हैं, यानी हम उनको अप्रत्यक्ष रूप से महसूस कर सकते हैं। जैसे कि सड़क पे कोई मोटर कार दौड़ रही है, साइकिल चल रही है, फुटबॉल पे हम किक मार रहे हैं, या कोई बच्चा चल रहा है, या पानी का बह रहा है, तो ये सब गतियाँ प्रत्यक्ष गतियाँ हैं, इनको हम देख सकते हैं। जबकि जैसे फेफड़ों में वायु का प्रवाह हो रहा है, हृदय धड़क रहा है, धमनी सिराओं में रक्त का प्रवाह हो रहा है, तो ये शरीर के अंदर जो ये गतियाँ हो रही हैं ये अप्रत्यक्ष गति हैं। तो इस प्रकार से गति की जो परिभाषा है वो ये है कि समय के सापेक्ष वस्तु की स्थिति बदलने की जो घटना होती है उसे हम गति कहते हैं। जैसे माना ये यहाँ पर एक बॉल है, ये बॉल अगर माना यहाँ पर स्थिर है, ये बॉल यहाँ पर अगर स्थिर है, अब समय के सापेक्ष थोड़ी देर में ये बॉल यहाँ पर आ गई, यहाँ पर थी, थोड़ी देर में ये यहाँ पर आ गई, तो इसने समय के साथ अपनी स्थिति को बदल दिया। ठीक है, पहले यहाँ पर थी, थोड़ी बाद में ये यहाँ पर आ गई, तो समय के साथ साथ इसकी स्थिति में परिवर्तन हो गया। अतः हम ये कह सकते हैं कि ये बॉल यहाँ से यहाँ आने के दौरान गति में थी। ठीक है, माना ये शुरुआत में यहाँ पर थी, 3 सेकंड बाद ये बॉल यहाँ पर पहुँच गई, तो 3 सेकंड में इसने क्या की, गति की। ठीक है, इस दौरान ये गति की अवस्था में थी, इसलिए इसकी स्थिति में परिवर्तन हुआ। या ये बॉल यहीं पे है और ये ऐसे घूम रही है, ठीक है, ऐसे घूम रही है ये, तो तब भी इसकी स्थिति में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, तो तब भी ये बॉल गति की अवस्था में कही जाएगी। इस प्रकार से गति की परिभाषा हो गई कि समय के साथ वस्तु की स्थिति बदलने की जो घटना होती है उसे हम गति कहते हैं। वस्तुओं की गति से संबंधित जो भौतिकी की शाखा है उसको हम यांत्रिकी कहते हैं। यांत्रिकी को इंग्लिश में मैकेनिक्स कहते हैं। तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें वस्तुओं की गति का अध्ययन किया जाता है उसको हम मैकेनिक्स या यांत्रिकी कहते हैं। और मैकेनिक्स या यांत्रिकी, इसकी भी 3 शाखाएं हैं। एक है इसकी शाखा स्थिति विज्ञान, दूसरा शुद्ध गतिज विज्ञान, और तीसरी शाखा इसकी गति विज्ञान। मुख्य रूप से 3 शाखाएं हैं, और भी इसकी शाखाएं हैं, पर मुख्य 3 शाखाएं बता रहा हूँ मैं। तो स्थिति विज्ञान किसे कहते हैं? स्थिति विज्ञान किसे कहते हैं? स्थिति विज्ञान को हम इंग्लिश में कहते हैं स्टैटिक्स। स्थिति विज्ञान को क्या कहते हैं? स्टैटिक्स। तो यांत्रिकी की वह शाखा यानी मैकेनिक्स की वह शाखा जिसमें बाह्य बल की क्रिया के अधीन साम्यावस्था में वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है, उस शाखा को हम स्थिति विज्ञान कहते हैं। यानी मैकेनिक्स की वह शाखा जिसमें बाह्य बलों के अंतर्गत वस्तु की गति का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? स्थिति विज्ञान या स्टैटिक्स। ठीक है, यांत्रिकी की वह शाखा जिसमें बाह्य बलों के क्रिया के अधीन साम्यावस्था में वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, यानी अगर कोई वस्तु है उस पर कई बाह्य बल लगे हुए हैं, बाह्य बल लगने के बावजूद वह वस्तु साम्यावस्था में है, तो तब उसका जो अध्ययन किया जाएगा वो अध्ययन क्या कहलाएगा? वो अध्ययन आएगा स्थिति विज्ञान के अंतर्गत। तो यानी यांत्रिकी की वह शाखा जिसमें बाह्य बलों की क्रिया के अधीन साम्यावस्था में वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है, वह शाखा स्थिति विज्ञान कहलाती है। ठीक है, जैसे कोई रस्सी खींच रहे हैं, कोई टीम है, 2 टीम, रस्सा कस्सी का खेल हो रहा है, रस्सी पर एक दोनों तरफ से विपरीत दिशाओं में बराबर बल लग रहा है, तो रस्सी पर परिणामी बल क्या हो गया? 0 हो गया। ठीक है, तो इस समय इसकी जो परिणामी बलों के अधीन ये रस्सी क्या है? इस समय संतुलन की अवस्था में है, उस पर परिणामी बल 0 है। इस समय इसके साम्यावस्था का जो अध्ययन किया जाएगा वो आएगा स्थिति विज्ञान के अंतर्गत। फिर
शुद्ध गतिज विज्ञान। तो शुद्ध गतिज विज्ञान मैकेनिक्स या यांत्रिकी की वह शाखा जिसमें वस्तुओं की गति का अध्ययन तो किया जाता है, लेकिन उन कारणों पर विचार नहीं किया जाता जिससे ये गति उत्पन्न होती है। यानी शुद्ध गतिज विज्ञान में क्या होगा, वस्तु की गति का अध्ययन किया जाएगा, परंतु गति को उत्पन्न करने वाले कारणों का पर कोई विचार नहीं किया जाएगा कि किन कारणों से ये गति उत्पन्न हुई। ठीक है, तो ये शाखा कहलाती है शुद्ध गतिज विज्ञान। ठीक है, तो इसे कहते हैं इंग्लिश में हम काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स यांत्रिकी की वह शाखा जिसमें वस्तु की गति का अध्ययन किया जाता है, परंतु उन कारणों का अध्ययन नहीं किया जाता जिसके कारण वो गति उत्पन्न होती है। इस शाखा को हम शुद्ध गतिज विज्ञान कहते हैं, काइनेमेटिक्स कहते हैं। तीसरी शाखा है मैकेनिक्स की गति विज्ञान, डायनेमिक्स। तो डायनेमिक्स किसे कहते हैं कि यांत्रिकी या मैकेनिक्स की वह शाखा जिसमें वस्तुओं की गति का अध्ययन भी किया जाता है और उन कारणों का भी अध्ययन किया जाता है जिसके कारण गति उत्पन्न हुई है। ठीक है, तो यांत्रिकी की वह शाखा जिसमें वस्तु की गति के साथ साथ उन कारणों का भी अध्ययन किया जाता है जिसके कारण गति उत्पन्न होती है। इस शाखा को हम गति विज्ञान कहते हैं, इंग्लिश में इसको डायनेमिक्स कहते हैं। अब है निर्देश तंत्र, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। निर्देश तंत्र, तो वह स्थिर बिंदु। निर्देश तंत्र क्या होगा, ये कोई बिंदु होगा, जैसे हमने एक्स वाई तल में एक्स अक्ष वाई अक्ष पढ़ा था और इनका जो कटान बिंदु था वो ओ, ओरिजिन, मूल बिंदु। तो वहाँ पर ओ क्या है, अगर हम किसी कण की स्थिति को देखें तो किसी कण की स्थिति हम ओ बिंदु के सापेक्ष देखते हैं, मूल बिंदु के सापेक्ष देते हैं, तो वहाँ पर वो मूल बिंदु क्या हो गया, वो निर्देश तंत्र हो गया। तो वह स्थिर बिंदु या स्थान जिसके सापेक्ष पिंड की स्थिति, वेग, त्वरण आदि मापे जाते हैं, निर्देश तंत्र कहलाते हैं। ठीक है, यदि किसी वस्तु की स्थिति में कोई निर्देश तंत्र के सापेक्ष समय के साथ साथ परिवर्तन होता है तो वस्तु गतिशील अवस्था में कहलाती है। जैसे कि हम माना यहाँ पर एक, तो निर्देश तंत्र क्या है, निर्देश तंत्र वह स्थिर बिंदु या स्थान है जिसके सापेक्ष पिंड की स्थिति या वेग या त्वरण आदि मापे जाते हैं, निर्देश तंत्र कहलाता है। ठीक है, वो बिंदु या स्थान। तो जैसे मैंने यहाँ पर ले रखा है, ये एक्स वाई तल है, तो इनका कटान बिंदु ये मूल बिंदु होगा। जैसे पी बिंदु है, माना पी बिंदु इस मूल बिंदु के सापेक्ष r1 दूरी पे है। ठीक है, यही पी बिंदु किसी अन्य बिंदु के सापेक्ष कुछ और दूरी पे होगा। तो हम यहाँ पर पी की दूरी दिखा रहे हैं, यहाँ पर पी पर स्थित जो कण है इसकी दूरी दिखा रहे हैं r1 पर, किसके सापेक्ष है, बिंदु ओ के सापेक्ष। तो ओ बिंदु इस पी बिंदु पी पर स्थित कण के लिए क्या है, यहाँ पर ये ओ बिंदु क्या है, ये निर्देश तंत्र है। ऐसे क्यू पर कोई कण है तो इस क्यू पर जो भी कण है या क्यू कण है इसकी बिंदु ओ से r2 दूरी, यानी क्यू कण की ओ के सापेक्ष जो दूरी है वो r2 दूरी है। तो ओ क्या है इसके लिए, क्यू के लिए निर्देश तंत्र, यानी जिस बिंदु के सापेक्ष हम किसी कण की स्थिति या उसके वेग या त्वरण स्थिति का अध्ययन करते हैं वो बिंदु कहलाता है निर्देश तंत्र। ठीक है, यह स्थान भी हो सकता है, यहाँ पर जो छोटा बिंदु है ये कोई स्थान भी हो सकता है। ठीक है, जैसे माना कोई खंबा है, कोई सड़क पर कोई व्यक्ति खड़ा है और तभी कोई बस चल रही है, तो बस जो है उस व्यक्ति के सापेक्ष क्या है, माना पूर्व दिशा में जा रही है, तो व्यक्ति क्या है उस समय बस के लिए निर्देश तंत्र है। तो यदि किसी वस्तु की स्थिति में किसी निर्देश तंत्र के सापेक्ष एवं समय के साथ परिवर्तन होता है तो वस्तु गतिशील अवस्था में कहलाती है। क्या मतलब है इसका, जैसे सड़क किनारे खड़े व्यक्ति के सापेक्ष रेलगाड़ी, बस, कार की गति। जैसे माना कोई सड़क किनारे कोई व्यक्ति खड़ा है और तभी वहाँ से या रेलवे लाइन पे अगर कोई व्यक्ति खड़ा है किनारे पर, वहीं पर कोई रेल गुजर गई, तो वहाँ पर क्या है, वो व्यक्ति क्या है उस टाइम निर्देश तंत्र है, उसके सापेक्ष रेल क्या है, समय गतिशील अवस्था में है। या सड़क पर बस चल रही है और सड़क किनारे कोई व्यक्ति खड़ा है, तो बस की गति उस समय व्यक्ति के सापेक्ष या बस गतिशील अवस्था में है। और ऐसे कार की गति, या सूर्य के चारों ओर ग्रह हैं
तो ग्रहों की जब सूर्य के चारों ओर गति होती है तो ग्रह उस समय क्या, सूर्य उस समय हम स्थिर मान सकते हैं और ग्रह उसके चारों ओर गतिशील हैं। तो यानी ग्रहों की जब सूर्य के चारों ओर गति होती है तो सूर्य उस समय एक निर्देश तंत्र की भांति व्यवहार करता है और उसके चारों ग्रह क्या करते हैं, गति करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है सूर्य स्थिर है, सूर्य भी अपने में क्या है, गतिशील है। जैसे यहाँ पर ये पी कण है, माना यहाँ पर कण पी बिंदु पर कोई कण था, ये टी समय बाद ये क्यू पर पहुँच गया, यानी समय परिवर्तन के साथ ये पी बिंदु से कण क्यू बिंदु पे पहुँच गया, तो हम कहेंगे ये कण पी से क्यू पर जाने के दौरान क्या था, गति की अवस्था में था। यानी इस बिंदु ओ के सापेक्ष इसकी स्थिति R1 थी, जब ये क्यू पर पहुंचा तो ओ के सापेक्ष इस दूरी क्या है या स्थिति क्या है, R2 है। तो यानी इस निर्देश तंत्र के सापेक्ष और समय के साथ साथ पी पर स्थित कोई कण कहाँ पहुंच गया, क्यू पर पहुंच गया, तो हम कहेंगे कि ये कण क्या है, समय पी से क्यू पर जाने के दौरान गति की अवस्था में है। विराम अवस्था में कोई कण कब कहा जाएगा, कि जब कोई वस्तु विराम अवस्था में तब कही जाएगी जब उसकी स्थिति किसी निर्देश तंत्र के सापेक्ष और समय के साथ परिवर्तित नहीं होती है। ठीक है, कोई वस्तु विराम अवस्था में कब कही जाएगी, जैसे माना दो व्यक्ति सड़क पे खड़े हैं, दोनों स्थिर हैं, रुके हुए हैं, तो वो दोनों एक दूसरे के सापेक्ष स्थिर अवस्था में कहलाएंगे। या जैसे पर्वत है, पर्वत स्थिर हम कहते हैं, तो पर्वत सड़क पर खड़े व्यक्ति के सापेक्ष क्या है, स्थिर अवस्था में है। परंतु अगर वहीं पर कोई कार गुजर गई तो कार में बैठे व्यक्ति को वो पर्वत क्या होगा, गतिशील नजर आएगा। तो कार में बैठे गतिशील माने कार में अगर कोई कार चल रही है तो कार के अंदर बैठे व्यक्ति के लिए पर्वत स्थिर नहीं माना जाएगा, उसमें वो पर्वत कार के सापेक्ष स्थिर अवस्था में नहीं होगा। पर्वत कार के सापेक्ष स्थिर अवस्था में तभी होगा जब पर्वत की स्थिति हम किसी स्थिर व्यक्ति या स्थिर पिंड के साथ देखें। तो सड़क पर खड़े व्यक्ति के लिए जो पर्वत है वो क्या होगा, वो विराम अवस्था में होगा। परंतु जैसे कोई बाइक चल रही है, कोई मोटर कार चल रही है, तो उसमें बैठे व्यक्ति के लिए पर्वत क्या नहीं माना जाएगा, स्थिर नहीं या विराम अवस्था में नहीं माना जाएगा। गति के प्रकार, गति हमने पढ़ा कि यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ साथ परिवर्तन हो जाए तो वो ऐसी घटना क्या कहलाती है, गति कहलाती है। अब गति कितने प्रकार की होती है, गति है मुख्यतः 3 प्रकार की, स्थानांतरित गति, घूर्णन गति, दोलन गति। तो स्थानांतरित गति में क्या होगा, पिंड की जो स्थिति है वो समय के साथ साथ परिवर्तित होगी स्थानांतरित गति में। ठीक है, कि जब किसी वस्तु या पिंड पर किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा पिंड की संपूर्ण गति के दौरान स्वयं के समांतर रहती है तो पिंड में स्थानांतरित गति होती है। या ये कह सकते हैं हम कि माना यहाँ पर था कोई कण, ये पहले ए बिंदु पे था, समय परिवर्तन के साथ ये बी बिंदु पे पहुँच गया, स्थान परिवर्तित हो गया, फिर समय परिवर्तन के साथ ये सी बिंदु पे पहुँच गया। तो समय में परिवर्तन के साथ साथ यहाँ पर पिंड का स्थान भी क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तो ऐसी गति कहलाएगी स्थानांतरीय गति, या इसको हम ट्रांसलेशनल मोशन कहते हैं, घूर्णन गति, रोटेशनल मोशन। तो घूर्णन गति किसे कहेंगे, कि जब कोई पिंड या कण किसी बिंदु या अक्ष के चारों ओर या अक्ष के परतों गति करता है। जैसे पंखा है, पंखे की जो ब्लेड होती हैं वो उसकी रॉड के परतों गति करती हैं, तो पंखे की रॉड के परतों जो गति है वो घूर्णन गति है। या पृथ्वी है, पृथ्वी भी क्या करती है, अपनी कीली के परतों घूर्णन गति करती है। या इलेक्ट्रॉन भी घूर्णन गति करता है, इलेक्ट्रॉन एक तो कक्षीय गति करता है, एक घूर्णन गति करता है। तो जब कोई वस्तु किसी अक्ष के परतों घूमकर, जब कोई वस्तु किसी अक्ष के परतों गति करती है तो उसकी गति घूर्णन गति कहलाती है। इसी प्रकार से दोलन गति, ये तीसरी गति है, इसको हम वाइब्रेशनल मोशन भी कहते हैं, कि जब कोई वस्तु किसी स्थिर बिंदु के दोनों तरफ, जैसे माना ये कोई वस्तु है यहाँ पे, ये ओ बिंदु पे थी, थोड़ी देर बाद ये ए बिंदु पे पहुँच गई यहाँ पे, फिर ये पहले यहाँ गई, फिर यहाँ से वापस आई, फिर ओ के दूसरी तरफ गई यहाँ पे बी पे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो यहाँ पर कोई कण है वो इस स्थिर बिंदु के दोनों तरफ गति कर रहा है। तो जब कोई कण किसी बिंदु के दोनों ओर गति
इधर उधर गति करता रहता है और एक निश्चित समय बाद अपनी गति को दोहराता भी है, तो ऐसी गति दोलनीय गति या कंपन गति कहलाती है। जैसे हम झूला जब झूलते हैं तो झूला झूलने वाली जो गति है वो दोलन गति है, या जो परमाणु की गति होती है या अणुओं की गति, वो भी क्या है, वो भी अपनी साम्य स्थिति के दोनों तरफ कंपन गति करते हैं। या अगर हम किसी स्प्रिंग को खींचकर छोड़ दें तो स्प्रिंग भी ऊपर नीचे गति करती है, तो वो भी क्या, वो भी कंपन गति है। अब देखिए इसमें दूरी तथा विस्थापन। तो पहले मैं इसमें दूरी बता रहा हूँ। दूरी किसे कहते हैं? माना यहाँ पर कोई व्यक्ति ए पर था, थोड़ी देर बाद ये बी पर पहुँच गया, ये माना पूर्व दिशा में गया, यहाँ पूर्व दिशा में गया, ये यहाँ पर माना 4 किलोमीटर गया पूर्व दिशा में। उसके बाद ये माना उत्तर दिशा में गया, बी से सी की ओर यहाँ गया, ये 3 किलोमीटर। तो अगर हम ये देखें इसमें कि व्यक्ति ने यात्रा में कुल कितनी लंबाई तय की, या इसके यात्रा के पथ की लंबाई कितनी है, तो ये लंबाई, यात्रा के पथ की जो कुल लंबाई होगी वो कहलाएगी दूरी। ठीक है, तो किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की कुल लंबाई दूरी कहलाती है। जैसे यहाँ पर व्यक्ति पहले ए से बी की तरफ पूर्व दिशा में 4 किलोमीटर गया, फिर पूर्व दिशा से बी से सी की ओर, पूर्व दिशा से बी से उत्तर दिशा में सी तक पहुँचा 3 किलोमीटर दूरी चलकर। तो इस समय इस पूरी यात्रा में व्यक्ति द्वारा चली गई कुल जो पथ की लंबाई है वो क्या है, 4-3 यानी 7 किलोमीटर। तो यहाँ पर टोटल दूरी क्या आएगी, ए बी धन बी सी, ये हो जाएगा 4-3 किलोमीटर। तो ये इस प्रकार से ये आ गया आपका 7 किलोमीटर। तो यहाँ पर ये 7 किलोमीटर के आगे दूरी, अर्थात किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की वास्तविक लंबाई को हम दूरी कहते हैं। इस समय जो ये तय किया गया जो टोटल पथ है वो कितना है, ए बी धन बी सी, और इसकी जो टोटल लंबाई होगी, जैसे 7 किलोमीटर है तो इस समय ये लंबाई क्या कहलाएगी, टोटल लंबाई जो आई यही इसकी दूरी कहलाएगी। दूरी का जो मात्रक है वो मीटर है, क्योंकि दूरी भी एक प्रकार की लंबाई है, तो जो लंबाई का मात्रक है वही दूरी का मात्रक है मीटर, और इसकी बीमा होती है एल। ये एक अदिश राशि है। अब आइए विस्थापन पे। तो दूरी को इंग्लिश में कहते हैं डिस्टेंस, विस्थापन को इंग्लिश में कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो विस्थापन किसे कहते हैं कि किसी वस्तु की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थितियों के बीच की दिशा सहित न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाती है। ठीक है, यानी मिनिमम डिस्टेंस जो डायरेक्शन सहित देखी गई हो। ठीक है, तो जैसे किसी वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच की दिशा सहित न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाती। क्या मतलब है इसका? जैसे यहीं पे अगर मैं देखूं, व्यक्ति पहले ए से बी पर गया, पूर्व दिशा में ए से बी की ओर गया 4 किलोमीटर, फिर उत्तर दिशा में बी से सी की ओर गया 3 किलोमीटर। हम जानते हैं कि पूर्व और उत्तर दिशा के बीच का जो कोण है वो 90 अंश है। तो यहाँ पर व्यक्ति की प्रारंभिक स्थिति ए पर है और अंतिम स्थिति कहाँ पर है, सी पर है। तो इनके बीच का जो न्यूनतम दूरी होगी वो आ जाएगी ए सी। ठीक है, न कि ए बी धन बी सी। ये न्यूनतम दूरी क्या होगी, प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की, ए सी। तो ये जो प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की जो दूरी है, न्यूनतम दूरी, यही दूरी क्या कहलाती है, विस्थापन। तो यहाँ पर विस्थापन क्या आ गया, ए सी, जबकि दूरी कितनी थी यहाँ पे, ए बी धन बी सी। तो ये दूरी अलग चीज़ है, विस्थापन अलग चीज़ है। ठीक है, विस्थापन में हम एक निश्चित दिशा की ओर देखते हैं और न्यूनतम दूरी होती है ये प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच की। तो विस्थापन की परिभाषा क्या हो गई, किसी वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच की दिशा सहित न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाती है। विस्थापन का मात्रक भी क्या है, मीटर है, और ये एक सदिश राशि है। इसकी जो बीमा है वो एल है, जो बीमा लंबाई की है वही इसकी भी है, क्योंकि विस्थापन भी एक प्रकार की लंबाई है। थोड़ा अंतर इसमें यह है कि ये वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच की दिशा सहित न्यूनतम दूरी होगी। जैसे ए से बी की ओर गया, फिर बी से सी की ओर गया, तो प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी क्या होगी, ए सी, न कि ए बी धन बी सी, ए सी होगी न्यूनतम दूरी। तो यहाँ पर अगर हम विस्थापन निकालना चाहें तो ये ए सी कितना हो जाएगा, जैसे माना
पहले ए से बी की ओर गया, फिर बी से सी की ओर गया, तो विस्थापन कितना हो जाएगा प्रारंभिक अंतिम स्थिति के बीच का ए सी। तो ये ए सी बराबर क्या आएगा, पाइथागोरस प्रमेय से हम निकाल सकते हैं इसको, अंडर रूट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। यहाँ पर हमने ए बी और बी सी के बीच का कोण 90 अंश माना है, तब आया ये। अगर ये कोण चेंज हो गया तो ये दूरी भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। परंतु परिभाषा विस्थापन की वही रहेगी कि प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दिशा सहित न्यूनतम दूरी, वो विस्थापन कहलाती है। ये एक सदिश राशि है। फिर एक चीज़, माना कोई व्यक्ति ए से बी पे गया, फिर बी से सी पे गया, फिर सी से ए पे आ गया, यानी वो वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति एक ही है। जैसे ए से बी पे गया, बी से सी पे गया, फिर वापस कहाँ गया, ए पे आ गया, ठीक है। तो तब व्यक्ति का जो विस्थापन होगा या कण का जो विस्थापन होगा वो होगा शून्य, क्योंकि यहाँ पर प्रारंभिक और अंतिम स्थिति इस समय एक ही जगह पे है, एक ही बिंदु पर है। तो उस समय विस्थापन क्या आएगा, प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की दिशा से न्यूनतम दूरी। तो यहाँ पर प्रारंभिक और अंतिम स्थिति ए है, तो इसलिए न्यूनतम दूरी क्या होगी, ए और ए के बीच की 0। तो यदि कोई व्यक्ति जिस बिंदु से चलना प्रारंभ करे और अंत में उसी बिंदु पर वापस आ जाए तो उस व्यक्ति का विस्थापन शून्य होता है। तो इस हिसाब से विस्थापन क्या है, सदिश राशि है। विस्थापन का मान धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य भी हो सकता है, जबकि दूरी का मान सदैव धनात्मक होता है। अब हम यहाँ पर दूरी और विस्थापन में अंतर देख रहे हैं। तो देखिए, दूरी दो बिंदुओं के बीच के पथ पर निर्भर करती है, ठीक है। दूरी क्या है, दूरी दो बिंदुओं के बीच के पथ पर निर्भर करती है, ठीक। जैसे हमने यहाँ पर दिखाया इसमें कि व्यक्ति ए से बी पे गया, फिर बी से सी पे गया, तो टोटल दूरी क्या हुई, ए बी धन बी सी। अगर बी सी का मान और ज़्यादा होता तो दूरी और ज़्यादा हो जाती, ठीक है। तो ये दूरी जो होती है वो पथ पर निर्भर करती है, जबकि विस्थापन जो है पथ पर निर्भर नहीं करता। विस्थापन हमेशा क्या होगा, विस्थापन हमेशा अंतिम और प्रारंभिक स्थितियों के बीच की दिशा सहित न्यूनतम दूरी ही होगी। तो दूरी दो बिंदुओं के बीच के पथ पर निर्भर करती है, जबकि विस्थापन दो बिंदुओं के बीच के पथ पर निर्भर नहीं करता है। वस्तु द्वारा, अब दूरी की परिभाषा भी अंतर के रूप में आ सकते हैं यहाँ पे। वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की वास्तविक लंबाई दूरी कहलाती है। यहाँ पर हम विस्थापन की परिभाषा दे देंगे कि दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाती है। फिर तीसरा अंतर आ गया कि दूरी हमेशा धनात्मक होती है, जबकि विस्थापन क्या है, धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य भी हो सकता है। फिर चौथा अंतर है कि दूरी अदिश राशि है और विस्थापन सदिश राशि है। तो इस प्रकार से ये विस्थापन और दूरी में अंतर आगे कई बार ये परीक्षा में पूछे भी जाते हैं। एक और चीज़ है कि विस्थापन का जो मान होगा वो हमेशा दूरी से या तो छोटा होगा या दूरी के बराबर होगा। बराबर तब होगा जब विस्थापन और दूरी सरल रेखीय गति में होगा। ऐसा कि बराबर की स्थिति तभी संभव होगी जब वस्तु सरल रेखीय गति कर रही हो, ठीक है। तो उसमें विस्थापन और दूरी एक जैसे होंगे। और दूसरी इसमें समानता है दोनों में कि दूरी और विस्थापन दोनों का मात्रक मीटर ही है और दोनों की बीमा क्या है, एल है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कुछ स्थिति ले रहा हूँ मैं। जैसे कोई व्यक्ति कोई वृत्तीय गति कर रहा है, कोई कण यहाँ पे, तो वृत्तीय गति में जैसे ए से चलना शुरू किया, उसने वापस फिर ए पे आ गया। तो वृत्तीय पथ में एक चक्कर पूरा करने में कण द्वारा तय की गई दूरी, ये दूरी कितनी होगी, ए से, माना 8 त्रिज्या का वृत्तीय पथ है, ये ए से चला फिर वापस ए पे आ गया एक चक्कर में। तो एक चक्कर में तय की गई दूरी कितनी होगी, ये होगी वृत्त की परिधि के बराबर है। परिधि कितनी होगी इसकी, 2πr, जहाँ आर क्या है, त्रिज्या है। परंतु अगर मैं विस्थापन पूछूं, दूरी तो कितनी होगी, एक चक्कर में चलेगी दूरी होगी परिधि यानी 2πr, परंतु विस्थापन कितना होगा, तो एक चक्कर में तय किया गया विस्थापन हो जाएगा 0, क्योंकि व्यक्ति ए से चलना, कण ने ए से चलना शुरू किया और पुनः वापस अंत में ए पे आ गया। तो एक चक्कर चलने में कण की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति क्या है, एक ही स्थान पर है। अतः यहाँ पर विस्थापन क्या होगा, 0, क्योंकि विस्थापन बराबर होता है अंतिम और प्रारंभिक स्थितियों के बीच की दूरी। तो अंतिम बिंदु भी ए है, प्रारंभिक बिंदु भी यहाँ पर क्या है, ए है। तो यहाँ पर विस्थापन क्या आएगा, 0, ठीक है। तो एक चक्कर तय करने के दौरान कण का विस्थापन क्या हो जाएगा, 0। परंतु यदि यहाँ पर कोई कण अर्धवृत्तीय पथ पर गति कर रहा है, जैसे ए से चला और ये बी पर पहुँचा,
तो ए से बी तक पहुंचने के दौरान प्रारंभिक स्थिति कण की ए है, अंत में कहाँ पर पहुंचा, बी पर पहुंचा। तो आर त्रिज्या का ये अर्धवृत्तीय पथ है। इस पथ में ए से बी पर जाने के दौरान कण ने कुल कितनी दूरी तय की, तो कुल दूरी बराबर हो जाएगा इस अर्धवृत्तीय पथ की लंबाई। तो अर्धवृत्तीय पथ की लंबाई मतलब परिधि की लंबाई का आधा, परिधि का आधा। ठीक है, तो आर त्रिज्या के अर्धवृत्तीय पथ पर ए से बी तक जाने में तय की गई दूरी बराबर होगा परिधि बटे 2, परिधि का मान हो गया 2πr/2, 2 से 2 कैंसिल तो πr, यानी अर्धवृत्तीय पथ में चलने के दौरान तय की गई दूरी क्या है, π/r, जहाँ r त्रिज्या है। जबकि अर्धवृत्तीय पथ में गति के दौरान विस्थापन हो जाएगा प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी। तो वो न्यूनतम दूरी क्या है, वो है ए बी यानी व्यास। तो आधे चक्कर में तय विस्थापन होगा व्यास ए बी। तो इस व्यास का मान क्या आएगा, 2r। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में ऐसे छोटे क्वेश्चन आते हैं।